ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि उसके क्लास ऑब्जेक्ट्स और उसके जो डेफिनेशन के बेसिक पैरामीटर्स थे, डेफिनेशन में जो बेसिक वर्ड्स यूज़ हो रहे थे उसको हमने थोड़ा डिटेल डिस्कस किया था, और किस तरह से क्रिएट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को। तो वो चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके एलिमेंट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और फीचर्स को हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। फिर हम उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, और एक फिगर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इज़ अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शंस, और इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच द फोकस इज़ ऑन कैप्चरिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स दैट कंबाइंस बोथ डाटा एंड प्रोसेस। वही डाटा एंड फंक्शंस पे वही बात है, उसने बस थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर दिया। द मेन एम, अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को जो उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय मेकिंग इट मोर यूजेबल। वो कह रहा है कि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का, कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, और डिज़ाइन बाय मेकिंग इट मोर यूजेबल, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजेबल बना सकें। अच्छा, नेक्स्ट में वो कह रहा है इन एनालिसिस फेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स आर यूज टू फिल द गैप बिटवीन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कि जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन में गैप आता है वो हम उसको ऐसा डिज़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को कि वो उसको फिल करने की कोशिश करे। It performs well in situation where the systems are undergoing continuous design, adaptation and maintenance. वो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है उस जगहों के लिए जहाँ पे कॉन्टीन्यूस डिज़ाइन हो, अडाप्टेशन हो और मेंटेनेंस हो। इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉब्लम डोमेन, क्लासिफाइंग दैम इन टर्म्स ऑफ डाटा एंड बिहेवियर। अच्छा, वो कह रहा है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज़ बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग वेज, इट फैसिलिटेट चेंजेस इन द सिस्टम एट लो कॉस्ट। अच्छा, सबसे पहले जो बात उसने की है वो बहुत अच्छी की है कि ये एक ऐसी अप्रोच है कि अगर हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर भी लिया है तो वो दोबारा से उसको उसमें अगर हमने चेंजेस करनी है तो हम उसको बहुत ईजीली लो कॉस्ट पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह की सहूलत हमें प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट में वो कह रहा है इट प्रमोट्स द रीयूज़ ऑफ कंपोनेंट। वेरी गुड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेटिंग कंपोनेंट टू कन्फिगर लार्ज सिस्टम। ये जो है लार्ज सिस्टम्स को कन्फिगर करने के लिए भी यूज़ होता है। इट सिंप्लीफाइज द डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसको डिज़ाइन करने के लिए भी ये यूज़ होता है। तो इस स्लाइड की होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में वो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। अब उसने एलिमेंट्स जो डिस्कस किए हैं वो एक सबसे पहला है ऑब्जेक्ट, फिर एट्रीब्यूट्स को वो कह रहा है, फिर बिहेवियर, क्लास, मेथड्स एंड मैसेज। ये वैसे मैं आपको पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ एग्जिस्ट विद इन द प्रॉब्लम डोमेन एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द डाटा और बिहेवियर। जैसे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हो चीज़ वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। उसने भी यही बात की है, एन ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग, ये एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ एग्जिस्ट विद इन द प्रॉब्लम डोमेन, कि जहाँ से हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो, एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डाटा और बिहेवियर, और उसके डाटा और बिहेवियर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ऑल द टेंजिबल एंटिटीज़ जैसे स्टूडेंट, पेशेंट एंड सम इनटेंजिबल एंटिटीज़ आर मॉडल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेंजिबल का वैसे उर्दू में वर्ड ठोस है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो भी चीज़ें हमारी जैसे इंडिविजुअली होती हैं, स्टूडेंट या पेशेंट या बैंक अकाउंट, जो इंडिविजुअल नहीं होती, कलेक्टिवली होती है, तो वो इन चीज़ों को जो है वो सबको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। वहाँ यहाँ पे वो ये बात कह रहा है। फिर एट्रीब्यूट में आ जाता है कि दे डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एट्रीब्यूट की एग्जांपल दी थी कि आपके पास एट्रीब्यूट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया पार्ट 1 में, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे मोबाइल, कलर एंड प्राइस वगैरह।
अब बिहेवियर की बात आ जाती है, इट स्पेसिफाइज व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, जैसे हमारा बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का, तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट का भी बिहेवियर होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, डिफाइंस द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। क्लास के बारे में अब हम हैं कि अ क्लास इनकैप्सुलेट द डाटा एंड इट्स बिहेवियर। इनकैप्सुलेट का मतलब इसी तरह से है जैसे कैप्सूल में हम मेडिसिन को बंद कर देते हैं, तो क्लास में क्या करते हैं कि हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं डाटा और बिहेवियर को, मतलब इसमें हम सीक्रेसी का करते हैं, हाइड कर देते हैं डाटा को। ऑब्जेक्ट विद इन स्मॉलर सिमिलर मीनिंग एंड पर्पस ग्रुप्ड टुगेदर एज अ क्लास। अब मेथड्स में आ जाता है, मेथड डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ अ क्लास। जैसे मैंने कार की जब एग्जांपल ली थी तो उसके मेथड की एग्जांपल दी थी, सच एज ड्राइव एंड ब्रेक। पार्ट 1 में हमने इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया, इसको इसलिए मैं इसे रिलेट कर रही हूँ। दे आर नथिंग मोर देन एन एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। इसमें सारा एक्शन की बात आती है क्योंकि ऑब्वियसली मेथडोलॉजी की बात है। और मैसेज का आपको पता ही है कि ये कम्युनिकेशन है। अ मैसेज इज़ अ फंक्शन और अ प्रोसीजर कॉल फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू एन अदर। दे आर इंफॉर्मेशन सेंड टू ऑब्जेक्ट टू ट्रिगर मेथड्स। इसेंशियली अ मैसेज इज़ अ फंक्शन और प्रोसीजर कॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अनदर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। फीचर्स में हमारे पास है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में मैंने भी आपको बताया कि इनकैप्सुलेशन में वही बात है कि आप कैप्सूल में जिस तरह से मेडिसिन को क्लोज कर देते हैं, इसी तरह से हम इसमें डाटा हाइड कर देते हैं। तो इस वर्ड को जब आप समझ लेंगे तो पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी कि इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इट इज़ सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड डाटा, कि हम इसमें प्रोसेसिंग भी करते हैं और डाटा को हाइड भी कर देते हैं इनटू अ सिंगल एंटिटी। डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम से हम डाटा को हाइड करते हैं और अवेलेबल ओनली थ्रू द सर्विसेज ऑफ द क्लास, के जिसको हमने सर्विस प्रोवाइड करनी हो सिर्फ उसी को वो डाटा शो हो रहा होता है। इट अलाउज इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड यूज बाय ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट फीचर है, फीचर हमारे पास खसूसियात को कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो सबसे पहले फीचर था वो हमारे पास इनकैप्सुलेशन था। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और सेलेक्टिंग नेसेसरी मेथड्स। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं नेसेसरी मेथड्स, स्पेसिफिकली मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को, टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। हमने इसमें मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई करने होते हैं, सेलेक्ट करना होता है कि क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाई करना होगा इसको। इट फोकसेस ऑन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप में हमारे पास क्या है, ऑल द क्लासेस इन द सिस्टम आर रिलेटेड विद ईच अदर। क्योंकि हमारे इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपस में इंटरलिंक कर रही होंगी, रिलेट कर रही होंगी। द ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, के ऑब्जेक्ट आइसोलेशन में नहीं रह सकता, दे एग्जिस्ट इन अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली हमारे पास है एग्रीगेशन, और देन एसोसिएशन, और फाइनली जनरलाइजेशन। अब एग्रीगेशन में क्या होता है कि एग्रीगेशन में ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है पूरे के पूरे जो ऑब्जेक्ट है उसके होल और जितने भी पार्ट्स हैं और उसके जो स्पेसिफिक पार्ट का साथ होगा। इसका मतलब है कंप्लीट उसकी रिलेशनशिप का एक सिंगल पार्ट के साथ रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल बेसिस पे। एसोसिएशन में क्या होता है कि 2 क्लासेस आपस में इंटरलिंक कर रही होती हैं, ठीक है, और टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपस में कनेक्ट होती हैं। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो चाइल्ड क्लास है जो एक स्पेसिफिक है वो पेरेंट क्लास से लिंक होती है, रिलेशनशिप में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस को भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इनहेरिटेंस इज़ एक्चुअली इसका वर्ड पहले मैं आपको सबको पता होगा कि विरासत या वारिस में आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ग्रेट फीचर है दैट अलाउज टू क्रिएट सब क्लासेस। इसमें क्या करेगा वो, क्योंकि वो वारिस है तो वो अपनी सब क्लासेस को क्रिएट करेगा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, कि जो भी एक सपोज़ हमारे पास एक मेन क्लास है सपोज़ ए, तो वो अपनी सब क्लासेस को क्रिएट करेगा A1 A2 A3 इस तरह से वो करेगा बाय इनहेरिटिंग द एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे एंड और ऑपरेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट इन OOP लैंग्वेज। OOP लैंग्वेजेस इट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट दैट डिफरेंट क्लासेस कैन बी यूज्ड विद इन द सेम इंटरफेस, कि काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो सेम इंटरफेस में यूज़ हो सकती हैं। ईच इफ दीज क्लासेस कैन इम्प्रूव प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, क्योंकि हमारी जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे है तो हम उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन हम डिफरेंस से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स और फंक्शंस में डिवाइड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट और उसमें सिर्फ डिवीजन होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हैविंग नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हमारे पास है फंक्शन कॉल इज़ यूज्ड और इसमें मैसेज पासिंग इज़ यूज्ड। और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हम सबसे जो बड़ा इसका लॉस है वो ये कि हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम रीयूजेबिलिटी पॉसिबल है, दोबारा से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रोग्राम यूजुअली लेफ्ट अंटिल एंड फेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोग्रामिंग डन कंकरेंटली विद अदर फेजेस। इसको हम क्लासेस वाइज भी एंड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ मोर सुटेबल फॉर ऑफ शोरिंग और इट इज़ सुटेबल, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग है या अप्रोच है, इट इज़ सुटेबल फॉर इन हाउस डेवलपमेंट। ठीक है, इट शोज़ क्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंटेशन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है नॉट सो क्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो सूटेबल है फॉर रियल टाइम सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द मोस्ट यूजफुल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो सूटेबल है फॉर मोस्ट बिजनेस एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए विच आर एक्सपेक्टेड टू कस्टमाइज और एक्सटेंडेड। जिनको इसका जो मेन है थीम वो ये है कि जिन चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकें, जिन चीज़ों में हम अडॉप्टेशन कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, उनके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ होती है। लेकिन जिनको हम चेंज ना कर सकें, जिनको हम ये एक्सटेंड ना कर सकें या कस्टमाइज़ ना कर सकें, वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या अप्रोच यूज़ करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में वो कह रहा है DFD एंड ER डायग्राम मॉडल द डाटा, वो ये दो डायग्राम्स जो है वो डाटा को मॉडल करती हैं, जबकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम और यूज़ केसेस ऑल द कंट्रीब्यूट। तो इसमें जो हम डाटा को मॉडल करते हैं वो इन क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट वगैरह को, चार्ट डायग्राम को यूज़ करते हुए मॉडल करते हैं। अच्छा, लास्ट है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का, लास्ट नॉट बट द लीस्ट, in this project can be managed easily due to clearly identifiable phases। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, प्रोजेक्ट्स कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज ड्यू टू अनसर्टेन ट्रांजिशंस बिटवीन फेजेस। इसमें हम चेंजेस जो कर सकते हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, ये देखें, अब हमने डायग्राम के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि हमने जो एग्जांपल ली थी, जैसे ऑब्जेक्ट हमने, उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है जिसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं जो कि क्लास से लिंक कर रहा है। ठीक है, अब जो प्रोग्राम में वर्ड यूज़ होंगे वो यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है कि वो प्रोग्राम में एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट में देखो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट में क्या क्या आ जाता है, एज आ जाती है, नेम आ जाता है, ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। लेकिन मेथड्स में हम क्या करेंगे, जो हम उसका मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें मेथड में आएंगी। ठीक है, क्लास में देखो अब इंटीजर आएगा, स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स। ये आपको क्लियर होगा कि इंटीजर में हम इंटीजर्स लिखते हैं और स्ट्रिंग में जहाँ भी हमने कोई वर्ड या सेंटेंस लिखना हो वहाँ हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो अब वेरिएबल्स और फंक्शन प्रोसीजर्स को वो क्लियर कर रहा है कि जो वेरिएबल्स होंगे वो ये होंगे कि एज, नेम और ग्रीटिंग्स, और जो प्रोसीजर होगा वो हम मेथड को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट वगैरह। होपफुली यहाँ तक आपको ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमने डिफरेंट डिस्कस किए हैं बेसिक वर्ड्स वो समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ कूप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के या प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने जब उनके डिफरेंस देखे थे या उसके बारे में डिटेल पढ़ी थी तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन अब यहाँ पे हमने सेपरेटली उसको डिस्कस करना है कि इसकी हम रीयूजेबिलिटी देख सकते हैं। राइट वंस एंड इट यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स, एक दफ़ा अगर हमने लिख लिया उसको हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये यू कैन अचीव दिस बाय यूजिंग क्लास को यूज़ करते हुए हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। रिडंडेंसी, इनहेरिटेंस इज़ द गुड फीचर ऑफ डाटा रिडंडेंसी, हमने अभी इनहेरिटेंस पढ़ा है।
if you need a some functionality in multiple classes, you can write a common class for the same functionality and inherit that class to सब क्लास. आपने इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था कि आप एक क्लास को डिफरेंट सब क्लासेस के साथ थ्रू कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि एक क्लास जो है वो इनहेरिट कर सकती है सब क्लासेस को. Easy maintenance है, easy to maintain and modify existing code as a new object can be created with small difference to existing ones. सिक्योरिटी है, इसमें हम डाटा हाइड कर सकते हैं. इनकैप्सुलेशन हमने देखी थी. यूजिंग डाटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन ओनली नेसेसरी डाटा विल बी प्रोवाइड दस मेंटेन्स द सिक्योरिटी ऑफ डाटा. लास्ट स्लाइड हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऊप. डिसएडवांटेजेस ऑफ ऊप में हमारे पास साइज़, एफर्ट और स्पीड. साइज़ इसका बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स, और एफर्ट्स इसमें रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट. इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होनी होती हैं और फ्लेक्सिबल है तो इसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है. स्पीड इसकी क्या है, स्लोअर है देन अदर प्रोग्राम्स, क्योंकि इसका साइज़ बहुत लार्ज है, इस वजह से इसकी स्पीड स्लो है. तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और ऊप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.